हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन पब्लिकेशन का 2026 का जो बुक आया हुआ है, लेटेस्ट बुक, उसमें का भूगोल पार्ट में आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप वीडियो ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ायदे कर उठाएँ। तो ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो उसके लिए पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। एक ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे आप बीपीएससी का एडीओ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। 72वीं बीपीएससी पीटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब बीपीएससी से संबंधित कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बीपीएससी से संबंधित ही पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। वो प्रीवियस ईयर कलेक्शन है ये। और घटना चक्र पब्लिकेशन कितना इंपॉर्टेंट बुक है वो तो सबको पता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है जीवीय घटकों से, फिर भू आकृतिक घटकों से, उसके बाद अजैव घटकों से, इन सभी को मिला करके पर्यावरण बनता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक है। कौन कौन 3 घटक है आइए देखते हैं। वो है भौतिक या अजैविक संघटक, जिसमें स्थल, वायु, जल आते हैं। दूसरा है जैविक संघटक, इसमें पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव आते हैं। तीसरा है ऊर्जा संघटक, इसमें सौर्य ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा आता है। उसके बाद है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो जहाँ पे जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों एवं अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह को आवास या इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो मुख्यतः मांस खाता है उसे हम लोग कार्निवोर कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कार्निवोर होता है और हिंदी में मांसाहारी होता है। शेर, भेड़िया, तेंदुआ, ये सब क्या है? शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता, ध्रुवीय भालू इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, कार्निवोर के अंतर्गत, यानी मांसाहारी है। फिर शाकाहारी जो आते हैं उसे इंग्लिश में हार्बीवोर कहते हैं, और जो दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं, ओमनिवोर। और एक आता है फलाहारी जो फॉर्गीवोर कहला जाता है, बीजाहारी कैर्निवोर। सड़े कार्बनिक पदार्थों को खाने वाले को डेट्रीवोर कहते हैं, और रक्त चूसने वाले को शनगीवोर श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम कितना % भूमि पर क्या है अनिवार्य है? तो ये है हमारा लगभग 33% भूमि पर वन का होना आवश्यक है। तभी पारिस्थितिकी संतुलन हमारा बना रहेगा। जब संपूर्ण भूमि का 33% पर वन रहेगा, जंगल रहेगा, पौधा रहेगा, तभी जाकर के वो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। देखिए, अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल 82,73,56 वर्ग किलोमीटर, जो कि लगभग 25.17% क्षेत्रफल पर वन आवरण एवं वृक्षावरण है, जबकि वन आवरण 7,71,53,43 वर्ग किलोमीटर पर है, जो कुल क्षेत्रफल का 21.76% है। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? तो ये प्रकाश के पौधे के संश्लेषण, घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे का प्रकाश संश्लेषण है। यहाँ पे उपयुक्त एक से अधिक क्वेश्चन इसका ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी टियर 3 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट वाला। तो अगर आप टियर 4 देने वाले हैं तो आपके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए, पृथ्वी की अन्योन्याश्रित भौतिक प्रणालियों के मुख्य घटकों में से एक वातावरण है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अन्य गैसों से बना है। ऑक्सीजन के बृहद एवं उच्च स्रोत जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण, घास के मैदानों में पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है। मिलेनियम विकास लक्ष्य किसे शामिल नहीं किया गया है? मिलेनियम, देखिए अभी एसडीजी जो हम लोग पढ़ते हैं उससे पहले आता था एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो उसी से संबंधित ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2004 में पूछा गया है। तो देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट में शामिल जो है वह निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना शामिल है। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति भी शामिल है। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की गई, लेकिन 2 अंकों वाले आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और इसमें नहीं ही पूछा जा रहा था। आगे देखेंगे, देख लीजिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल
जो जिसको जो है 2015 तक इसका लक्ष्य प्राप्त करना था। इसमें 8 विकास लक्ष्य रखे गए थे, ठीक है ना। अभी जो SDG हम लोग पढ़ते हैं उससे पहले 2015 तक ये था, SDG 2030 तक है। और MDG में 8 लक्ष्य था। कौन कौन? गहन गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, तीसरा था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा महिला सशक्तिकरण, चौथा था बाल मृत्यु दर में कमी, पांचवा था मातृ स्वास्थ्य में सुधार, छठा था HIV एड्स मलेरिया और अन्य प्रमुख रोगों की रोकथाम, सातवां था पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, आठवां था विकास हेतु वैश्विक साझेदारी का विकास करना। और 2016 से 2030 तक देखिए कहा आ गया, 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है UNDP ने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को निर्धारित किया है, ठीक है। तो ये भी 17 मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते हुए, अगर नहीं जानते तो एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है विलुप्त होने के खतरे में बड़ी बड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है? तो वो प्रजातियां लुप्त प्राय कहलाती है। देखिए अभी एक 71वीं BPSC PT में पूछा गया क्वेश्चन है लेटेस्ट, तो अगर आप 72वीं BPSC PT देने वाले हैं तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जिन प्राणियों के सामने विलुप्त हो जाने का स्पष्ट खतरा होता है, उनकी संख्या एवं आवास इतनी घट चुकी हो कि भविष्य में लुप्त हो सकती है, उन्हें संकटग्रस्त या लुप्त प्राय प्रजाति कहा जाता है। इंग्लिश में इंडेंजर्ड कहा जाता है। इसमें जो है सुमेध होता है, दुर्लभ होता है, विलुप्त होता है। यानी सुमेध यानी वल्नरेबल, ऐसी प्रजातियां जिनमें खतरा तो है परंतु वो लुप्त प्राय जितना तत्कालिक या तीव्र नहीं माना जाएगा। फिर दुर्लभ जो है रेयर, जिसकी संख्या कम है पर वे अभी सीधे सीधे विलुप्त होने के कगार पर नहीं है। विलुप्त जो है वे प्रजातियां जिनका कोई भी जीवित सदस्य प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है। यानी इसका 3 कैटेगरी ये कर दिया है। आइए देखते हैं प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो ये चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और वृक्ष मानव पुरस्कार जो है वो प्राप्त पर्यावरण कार्यकर्ता जो है सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुगुणा जी के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। विगत वर्षों में ये टिहरी बांध से आशंकित पारिस्थितिकी विनाश के दृष्टिगत टिहरी बांध निर्माण का विरोध करते रहे थे। आगे आते हैं चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन अभी पता है वृक्ष को बचाने के लिए एक आंदोलन था। फिर इसके बाद आते हैं कब चला था? 1970 के दशक में चला था। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो मृदा से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो लाइकेन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिसमें ज्वारंतमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल भितिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो वो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में आइए कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है कि गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया। दूसरा है इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तीसरा है यह इकोलेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। फिर इधर कथन जो दिया हुआ है चौथा, इससे क्या कह रहे हैं? इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे जो भी कथन है वो सभी के सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक बार और पढ़ देते हैं कि गंगेटिक डॉल्फिन जो है वर्ष 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई, बिल्कुल सही। यह इकोलेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, बिल्कुल सही। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, बिल्कुल सही। उसके बाद है कि गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय इंडेंजर्ड जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही है। भारतवर्ष में अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की प्रजातियों की बात करें तो वनस्पति में 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखिएगा। 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। केरल की शांत घाटी जिसे हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं वो संरक्षित है, क्यों? क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए BPSC टीचर 11th 12th में पूछा गया है।
अब आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे, तो वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किस चीज़ को, तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। देखिए पहला दे रहा है गुइंडी तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। भगवान महावीर बिहार में, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और यहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है बलपक्रम, ये मेघालय में है। आइए देखते हैं इसका डिटेल पढ़ देते हैं कि गुंडई राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। भगवान महावीर अभ्यारण्य गोवा के मेलोम शहर में स्थित है। यह गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वर्ष 1967 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में गारो हिल्स के पास स्थित है। यह समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, तो ये है नातंगी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नातंगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। और ये नातंगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये है नागालैंड में पड़ता है। आगे हैं सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये गोवा में है। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य जो है गोवा में है। ये सलीम अली चिड़िया पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो ये डॉक्टर सलीम अली जो है ये पक्षी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये भूटान में स्थित है। सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान में स्थित है, याद रखिएगा। सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान में स्थित है। नागी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह स्थल महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है इसको, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दिया है। देखिए लेटेस्ट 31 बीपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। फिर देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं महानुभाव जिसमें गलत कर देते हैं, अब क्या ही कहा जाए। तो कान्हा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए कभी कभी ज़्यादा हल्का क्वेश्चन है तो उसको बहुत सावधानी से सोचिएगा क्योंकि उसमें गलती हो जाता है। कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। हीट वेव से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रहा है हमारा, तो देखिए यहाँ पे दोनों कथन गलत है। आइए इसका सही कथन क्या है वो पढ़ देते हैं। हीट वेव ग्रीष्मकाल के दौरान किसी स्थान विशेष के औसतन तापमान के असामान्य रूप से अधिक हो जाने को कहते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक है तथा किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 30 डिग्री या इससे अधिक पहुँच जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट वेव मान लेते हैं। नेक्स्ट है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो वातावरण जो है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ई हो जाएगा। आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति जो है, उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का प्रशोषण करता है किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सभी क्या है, तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं। इसलिए एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ये सभी योगदान करता है। अगला है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो ये सभी है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, तो यहाँ पे भी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी एक गैस वातावरण में प्रदूषक मानी जाती है, प्रदूषक मानी जाती है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन जो है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन ये दोनों जो है प्रदूषक मानी जाती है। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो रहता ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो
ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई। अगला क्वेश्चन पे आएंगे कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं लाइकिन की वजह से जो है लाइकिन इसको ऑब्जर्व कर लेता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो वहीं सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा होती है सबसे अधिक अम्ल वर्षा में, ठीक है, जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग कि अम्ल वर्षा होती है कहाँ पे। तो देखिए यहाँ कोई ऑप्शन सूटेबल नहीं है। आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। इसके उत्सर्जन होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से, ऊर्जा संयंत्र से, कोयला जलाने से भी होता है, यानी कि इसका एक से अधिक विकल्प सही था। अम्ल वर्षा के घटक कौन हैं? तो अम्ल वर्षा के घटक जो है HNO3 और H2SO4 ये दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा HNO3 किसका फार्मूला है कमेंट करके। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का अवयव जो है मीथेन है। मुख्य प्रमुख अवयव बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन गैस है, ठीक है। उसके बाद है कोयले का उपयोग होता है कहाँ पे? तो ये जलाने में कोयले का उपयोग होता है, ईंधन में। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बहुत फास्ट संयोजन कर लेता है और हमारा ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो ये है जीवाश्म ईंधन का जलना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म, देखिए ये क्वेश्चन जब आया था 17वीं बीपीएससी में, तो काफ़ी इसमें लोग मतलब कंफ्यूज हुए थे कि कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग होगा या जीवाश्म ईंधन का जलना होगा। तो जीवाश्म ईंधन का जलना इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका डिटेल पढ़ देते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन जो है खनिज तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैस निकलता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कणिकीय तत्व क्या है। कणिकीय तत्व जो है वो वायु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर बी। कणिकीय तत्व यानी पार्टिकुलेट मैटर होता है। PM 2.4 ऐसे सुने होइएगा आप लोग, वही है कणिकीय तत्व। पार्टिकुलेट मैटर को कणिकीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ओजोन अवक्षय के जो है धूप से जलना ये हो सकता है, बिल्कुल मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, त्वचा का मुरझाना भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने की। ये थोड़ा करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं COP30 का जो सम्मेलन है नवंबर 2025 में हुआ था कहाँ पे। तो ये ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के बेलेम में। नेक्स्ट याद रखिए कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये बाकू अजरबैजान में किया गया है। उसके बाद है 30 का, तो COP30 बताए हैं ब्राज़ील में हुआ है 25 में। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। तो ये महासागर के संरक्षण से संबंधित है लिस्बन घोषणा। लिस्बन घोषणा जो है महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। 2022 में 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 150 से अधिक देश शामिल हुए थे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का सभा का चौथा सत्र UNEA4 का कहाँ आयोजित किया गया। तो ये नैरोबी केनिया में किया गया। ये 19 का डाटा है। अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो 21 में भी नैरोबी केनिया में वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया है। COP28 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है उसकी पहचान करना है। तो देखिए पहला दे रहा है कि COP28 का आयोजन अवधि 23 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक था, बिल्कुल सही। इसका आयोजन दोहा कतर में नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा और यही गलत पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हानि एवं क्षति कोष के संचालन नीति का अनुमोदन करता है, बिल्कुल सही है। सैंटियागो नेटवर्क को स्वीकृति दी गई, इसमें बिल्कुल सही। तो चलिए इसका आयोजन कहाँ हुआ COP28 का, उसको देख लेते हैं। तो COP28 का आयोजन जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। COP30 का आयोजन नवंबर 25 में ब्राज़ील में हुआ, ये लेटेस्ट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो हम लोग देखेंगे कि
2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बना है? तो ये है विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 मिलियन देने की अपील की गई है। विकसित देश से 2035 तक प्रतिवर्ष $300 बिलियन देने की अपील की गई। देखिए लेटेस्ट 31 बीपीएससी में पूछा है, ये याद रखिएगा इसको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति है हिमालयी भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंस तथा रेगिस्तानी लोमड़ी। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है कहाँ से? तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है किसको, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब नॉन रिन्यूएबल है। नवीकरणीय किसी है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, और इसमें जो उदाहरण दिया है कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोल, ये सभी जो है नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि इसको जैसे जैसे हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा ख़त्म होते जा रहा है। नेक्स्ट है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन जो है गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद है अगला है सूची का मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, देख लेते हैं। ये भी 31 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पैट योजना का प्रारंभ 2022 में किया गया था। इसका क्रियान्वयन विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में ऊर्जा दक्ष ब्यूरो द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य जो है ऊर्जा गहन क्षेत्रों में नामित उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत अर्थात प्रति इकाई उत्पादन ऊर्जा उपयोग को कम करना है। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैनग्रोव पहल को सर्वप्रथम केंद्रीय बजट 23-24 में प्रस्तुत किया गया था। इस पहल का प्रारंभ 5 जून 2023 को किया गया था। इस पहल का उद्देश्य मैनग्रोव को एक अद्वितीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना तथा तटीय आवासों की स्थिरता को संरक्षित और संवर्धित करना है। 1 नवंबर 2021 को जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 सम्मेलन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल पहल की अवधारणा प्रस्तुत की। जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसके द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 24 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के 130 शहरों जो कि गैर प्राप्ति शहरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहरों को उसमें गुणवत्ता में सुधार लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? तो ये चीड़ के जंगल में। याद रखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां जो है वह चीड़ के जंगल में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, वो है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि मैक्सिमम पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसलिए हमें श्वास लेने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। कौन सा क्लोरोफिल घटक नहीं है? तो ये कैल्शियम जो है क्लोरोफिल घटक नहीं है। कैल्शियम में क्लोरोफिल घटक नहीं होता। कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन सभी है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो वो है बाघ, ठीक है ना, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। नेक्स्ट है कि ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है? तो ग्रीन पीस जो है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है कितना? तो 5000 किलोग्राम। एक वयस्क जो है नौजवान हाथी का भार जो है 5000 किलोग्राम होता है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़हीन पक्षी कौन सा है? तो ये कीवी है, जो उड़ नहीं सकता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला पक्षी कीवी उड़ नहीं सकता है, परंतु बहुत तेज दौड़ सकता है। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तो वह है तमिलनाडु। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? तो ये बिहार में। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार में बनाई जा रही है।
ठीक है, ये भागलपुर ज़िले में स्थापित की जाएगी। बिहार के भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला पूछेगा तो ये बिहार के भागलपुर में, और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो ये पटना बिहार में होगा। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो ये रूस आर्कटिका एम लॉन्च किया है, तो ये रूस किया है आर्कटिक की जलवायु निगरानी के लिए। हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो यहाँ 8 हो जाएगा, लेकिन चलिए इसका लेटेस्ट डाटा देख लेते हैं। इसमें दिया होगा तो प्रश्नकाल के दौरान 8 था। वर्तमान में भारत के 18 समुद्र तलों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में भारत के 18 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दे दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि समशीतोष्ण केंद्र भारत में कहाँ है। देखिए क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं कि भारत में समशीतोष्ण वनों पर अनुसंधान के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के अधीन समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र या फिर हिमालय वन अनुसंधान संस्था शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। देहरादून से लेकर के कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप लोग कि समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था स्थित है कहाँ पे? तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत में घड़ियाल प्रजनन के मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? तो है वातावरण से संबंधित जन जागरूकता फैलाने से। इसके बाद हमारा आता है, अब यहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगा। तो आज हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी का सवाल रहा, कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।